नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हैदपे बीटीवी न्यूज में इस खास प्रोग्राम 1 to 1 में। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में स्पेशल डीजी रेल मैत्री चरण गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। रेल एक आम आदमी काफ़ी सफ़र करता है रेल में, और रेलवे पुलिस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी है। बेसिकली देखा जाए तो शासकीय रेल पुलिस की जिम्मेवारी है कि अपराधों का पंजीयन, अपराधों का जो है रोकना, ये दो मुख्य जो है काम शासकीय रेल पुलिस के हैं। गुप्ता जी, हमने हमेशा से देखा है कि जो घटनाएं होती हैं, कई बार सामान चोरी हो जाता है किसी यात्री का, या उसकी जेब कट जाती है, और वो चाह के भी उसको कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है मुकदमा कायम करने में, क्योंकि वो यात्री कहीं के बाहर के आते हैं, कोई चोरी करके चले जाता है, वो ट्रेन में निकल जाता है, और वो पुलिस भी आनाकानी करती है मुकदमा कायम करने में, उसे न्याय भी नहीं मिल पाता और वो परेशान भी रहता है। खास करके जो बाहर के यात्री आते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि भोपाल के अंदर रेलवे थाना है, और कहीं वो झांसी या यूपी या बिहार या आसपास किसी राज्य से आता है, तो उसके लिए बड़ा उसका अनुभव बड़ा कठिन रहता है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। ट्रेन के साथ प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ चल रही है, ट्रेन खुद चल रही है, अपराधी चल रहा है, जो फरियादी है या विक्टिम है वो भी चल रहा है। ट्रेन के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है वो किसी न किसी प्रयोजन से हो रहा है। कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, तो कोई किसी का बीमार है, तो किसी को शादी अटेंड करना है। ऐसी स्थिति में वो जो यात्रा कर रहा है वो किसी पर्टिकुलर प्रयोजन से कर रहा है। यदि उसके साथ कोई अपराध घटित होता है या वो किसी क्राइम का विक्टिम होता है, तो उसके लिए एक बड़ी समस्या वाली बात होती है कि वो अपनी बात कैसे पुलिस तक पहुंचाए, उसकी बात पर पुलिस प्रभावी ढंग से कैसे कार्रवाई करे। रेलवे बोर्ड ने, हम लोगों ने टीटीज़ के पास एफआईआर फॉर्म्स दिए हुए हैं। यदि टीटी चाहे तो वो फरियादी की मदद कर सकता है, यात्री की मदद कर सकता है, लेकिन आपने देखा होगा जनरली उस तरीके की मदद ग्राउंड पे अवेलेबल नहीं हो पाती है। और वैसे समय में यदि कोई पुलिस वाला भी वहाँ पहुँचे तो उसकी भी टेंडेंसी ये रहती है कि वो कहेगा कि साहब जाके थाने में आप रिपोर्ट करिए, और वो व्यक्ति अपनी यात्रा को छोड़ के कैसे थाने में रिपोर्ट करे। यदि वो अंतिम गंतव्य स्थान पर जाके रिपोर्ट करता है तो वो वापस पहुंचते हुए और जहां के अपराध घटित माना गया है उस जगह तक पहुंचते हुए बड़ा लंबा समय लग जाता है, और कई बार इतना लंबा समय लग जाता है कि उसकी अपराध का पंजीयन से लेके विवेचना एक मात्र औपचारिकता रह जाती है। इस बात को मानते हुए शुरू से ही हम लोग इस बात में लगे हुए थे कि कैसे इस झंझट से, इस चीज़ से जो है आम यात्री को राहत दिलाई जाए। और जो आज उसकी वर्तमान स्थिति थी, बड़ी दयनीय सी स्थिति थी कि वो किससे कहे, क्या कहे, उस दयनीय स्थिति को एक शक्ति की पूर्ण स्थिति में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसको एक चुनौती के रूप में मध्य प्रदेश पुलिस ने लिया। और हमने कई जो है ना ऐसे साधन जनता को आज उपलब्ध करा दिए हैं, जो कि एक से ज़्यादा हैं, जिसके माध्यम से जनता बिना समय गंवाए अपनी बात हम तक पहुंचा सकती है। गुप्ता जी, जैसे कि मैं जानना चाहूँगा, जैसे कोई नई दिल्ली से कोई ट्रेन चलती है, अब वो मध्य प्रदेश को क्रॉस होते हुए जाती है, और वो घटना जो है किसी यात्री की मध्य प्रदेश में हो जाती है, चाहे वो लूट हो, चाहे उसका सामान चोरी हो। अब उसे जाना है राजस्थान, नई दिल्ली से मध्य प्रदेश क्रॉस करते हुए राजस्थान जाता है, तो मध्य प्रदेश की पुलिस उसे बड़ा विचित्र सा जवाब देती है कि यहाँ तो ये मुकदमा दिल्ली से ट्रेन चली थी वहाँ कायम होगा, यहाँ वो राजस्थान में जयपुर में ख़त्म होगा तो जयपुर में मुकदमा कायम होगा। दूसरी बात, जैसे जिस परेशानी में जो यात्री होता है उसकी पुलिस सुनवाई भी नहीं करती, और परेशान, एक तो उसका सामान चोरी हो जाता है, दूसरी बात पुलिस उसकी मदद भी नहीं करती है। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन भी मध्य प्रदेश रेल पुलिस ने जनता को प्रोवाइड कराई है। उसके बाद भी जो परेशान व्यक्ति है वो हर तरह से कन्विंस करता है पुलिस को, उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करता। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान दयनीय स्थिति है उससे उसको उठाकर एक शक्तिशाली स्थिति में रख दिया गया है। अब उसको जो है ना, हम जीआरपी हेल्प ऐप जो नामक एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया है, मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि यह कोई ऐप नहीं है, यह आम रेल यात्री का, आम जनता का सशक्तिकरण है। इसके माध्यम से एक व्यक्ति मात्र एक SOS बटन दबाकर
अश्योर्ड क्वालिटी जो है ना सहायता प्राप्त कर सकता है। मुझे नहीं मालूम है कि आपने उस ऐप को डाउनलोड किया है कि नहीं किया है। आप यदि नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उसे डाउनलोड करें। और उसका सबसे पहला ऑप्शन है इमरजेंसी हेल्प। और हमारा ये मानना है कि इमरजेंसी हेल्प में आपको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप जो है ना सिर्फ बटन एक दबा के एश्योर्ड हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप उस बटन को दबाएंगे हमारे पास एक मैसेज पहुंचता है कि आप विपत्ति में हैं, यू नीड अवर हेल्प। हमारा जो एक रिस्पांस स्टेट लेवल हमने रिस्पांस मॉनिटरिंग सेंटर बनाया है जो कि काफ़ी सुसज्जित है हर तरीके से। उसमें इंस्पेक्टर रैंक का एक प्रभारी अधिकारी रखा है जो राउंड द क्लॉक उसमें 32 व्यक्तियों का अमला दिया गया है, जो राउंड द क्लॉक उसका काम यही है कि रिस्पांस की मॉनिटरिंग करे। तो जैसे ही आप SOS बटन दबाते हैं तो हमारे स्टेट रिस्पांस मॉनिटरिंग सेंटर पर एक मैसेज ड्रॉप होता है कि यू आर इन नीड ऑफ हेल्प, और उसके ऊपर वहाँ से वो आपके पास फ़ोन आएगा कि आपका जो है ना हमको SOS कॉल मिला है, बताइए आपको क्या दिक्कत है, आप कहाँ हैं इस समय, आप किस ट्रेन में हैं। और वो आपको बताता है कि आपको अगले स्टेशन पे इस जगह पे ये मदद मिलेगी, ये व्यक्ति आपको अटेंड करेगा। तो उस सिस्टम में ऐसा व्यवस्था किया गया है कि 2 क्रॉस मैसेज चलते हैं। एक मैसेज जाता है रिस्पॉन्डर को। मध्य प्रदेश के केस में रिस्पॉन्डर जो है ना हमारी क्विक इन्वेस्टिगेशन कम रिस्पॉन्स टीम होती है। एक मैसेज उसके पास जाता है कि साहब यात्री का नाम ये है, उसका मोबाइल नंबर ये है, वो इस कोच में यात्रा कर रहा है, उसे आपकी मदद की ज़रूरत है, उससे आप बात करिए और पूरी तैयारी के बाद उसे अटेंड करिए, और जो भी आपकी बातचीत हुई है उससे रिस्पांस मॉनिटरिंग सेंटर को अवगत कराइए। तो और एक दूसरा मैसेज जाता है उस विक्टिम के पास या उस फरियादी के पास जिसने कि SOS या हेल्प मांगी है, उसके पास जाता है कि आपको ये व्यक्ति इस जगह पे अटेंड करेगा, जो स्टेशन का नाम अगले स्टेशन पे उसका नाम रहता है कि स्टेशन पे अटेंड करेगा। आपसे जो ना अनुरोध किया जाता है कि कृपया आप उसे संपर्क कर लें जिससे वो पूरी तैयारी के साथ उसको आपको अटेंड कर सके। बेसिकली इसमें जो हम फरियादी को या जो कंप्लेनेंट है उसको सिर्फ हम एश्योरेंस के लिए मैसेज देते हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल अपेक्षा नहीं रहती है कि वो हमारे व्यक्ति को फ़ोन करे, क्योंकि हमारा व्यक्ति उसको पहले ही फ़ोन कर चुका होगा, उसकी समस्या को समझ चुका होगा। इसके बाद वो जो हमारी QID टीम है फरियादी से बात करके रिस्पांस मॉनिटरिंग सेंटर को पूरी बात बताती है कि साहब ऐसा ऐसा हुआ, हमारी ये बात हो गई, हम अटेंड कर रहे हैं, इसी तरीके से। फिर रिस्पांस मॉनिटरिंग सेंटर भी उससे फरियादी से बात करता है कि साहब आपकी बात हो गई होगी, ये आपकी बात हुई है और बताइए और किसी मदद की तो ज़रूरत नहीं है। एंड जो QIRT टीम है ट्रेन पहुंचने के पहले उसको क्या कार्रवाई करना है उसको चेकलिस्ट दी गई है। तो ट्रेन पहुंचने के पहले यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो वो पीछे की जितनी भी स्टेशंस हैं उनको पहले ही ROIP से एक्टिवेट कर देता है, और वहाँ की ट्रेन जो है जो भी जानकारी QIRT टीम ने ऑलरेडी ले ली है ट्रेन पहुँचने के पहले, वो उस जानकारी के आधार पर जो है ना ग्राउंड पे कार्रवाई चालू हो जाती है। और जैसे ही ट्रेन पहुँचती है तो जो QIRT टीम है वो ट्रेन में पहुँचती है, वो उसको निर्देश दिए गए हैं कि वो पहले FIR दर्ज नहीं करेगी। वो जाके पहुंचती है, कहती है कि साहब मैं आ गया हूँ, FIR दर्ज करता हूँ, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि जिसने भी आपके साथ अपराध किया है, हो सकता है वो अभी ट्रेन उसने ना छोड़ी हो, उसने सिर्फ कोच शिफ्ट किया हो, तो वो पहली उसकी प्रायोरिटी होती है कि क्या वो उस संदेही को पकड़ सकता है क्या, और पहला उसका प्रयास ये रहता है। यदि वो उसको पकड़ लेता है, यदि उसको लगता है कि आपने देखा हुआ है तो आपको साथ में लेके जाएगा, यदि आपने नहीं देखा है तो वो इंडिपेंडेंटली मूव करके अपनी टीम से सबसे पहले वो 5 कोचेज को स्टरलाइज करेगा। एंड इसके बाद वो TT से जो है ना सहयात्रियों से पूछताछ करेगा, जो चढ़ने उतरने की जगह हैं वहाँ उनसे बात करेगा, जो इन जगहों पे यात्री चढ़े हैं उनसे बात करेगा, और ऐसे लोगों को खोजेगा जिसको उस अपराध के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, और जिन्होंने यदि अपराधी को देखा है तो उनको वो हमने उसको सॉफ्टवेयर दिया है क्रिमिनल प्रोफाइल्स का, जिसमें फ़ोटोज़ होते हैं। वो स्मार्ट सॉफ्टवेयर के तहत जो है उन फ़ोटोज़ को फरियादी को दिखाएगा। यदि उसकी किस्मत से यदि उस डाटाबेस में वो फ़ोटो है तो उनकी पहचान कर लेगा। यदि उसके पास वो डाटाबेस में वो फ़ोटो नहीं है, कोई नया अपराधी है जिसका कि हमारे डाटाबेस में रिकॉर्ड नहीं है, तो हमारी टीम वहीं पर कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से उसका अपराधी का स्केच बनाती है, और ये बहुत फास्ट काम करते हैं। अभी हमने मॉकड्रिल की थी तो उसमें 1 मिनट के अंदर जो है ना उसने अपराधी का स्केच तैयार करके दिया था। तो
एंड उसके पास वहाँ पर QIRT टीम के पास एक ROIP रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो वहाँ से जो भी वो फरियादी से, सहयात्रियों से, TT से जो भी जानकारी प्राप्त करता है, उसके आधार पर उसको जो निर्देश देना होते हैं वो ज़मीन पे वो निर्देश देता है। तो ना केवल अपराध पंजीयन बल्कि एक बहुत पावरफुल जो है ना रिस्पॉन्स ग्राउंड पे मिलता है। गुप्ता जी, ट्रेन के चलती ट्रेन में चोरियां एक आम बात है, और मैक्सिमम आप देखेंगे तो रात में जब जब यात्री सोते हैं या तो उनका सामान अधिकतर गायब हो जाता है, लूट ये आम बात है। इसको किस तरह कंट्रोल करती है रेलवे पुलिस? बेसिकली इसके लिए जो RPF एक्ट में और रेलवे एक्ट में संशोधन किए गए हैं, उसके तहत ये मूल जिम्मेवारी जो है अब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की है। वो रेलवे प्रॉपर्टी के साथ साथ पैसेंजर की सिक्योरिटी करना भी उसकी जिम्मेवारी है। तो कायदे से पेट्रोलिंग करना और पैसेंजर की सुरक्षा देना ये RPF का काम है। GRP का या शासकीय रेल पुलिस का काम है कि यदि अपराध घटित हो तो उसमें अपराध पंजीयन करके विवेचना करके अपराधी तक पहुंचे। लेकिन चूंकि अपराध को रोकना और अपराध का पंजीयन और विवेचना करना दोनों इतने एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी। तो हमें वो दोनों पहलुओं पे वो करना होता है। तो हम अपनी तरफ से भी एस्कॉर्ट टीम भेजते हैं। हमारी एस्कॉर्ट टीम का पूरा जो है ना जो सोच और रवैया होता है, वो ट्रेन के अंदर कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, उसको समय रहते पहचानना, पकड़ना और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करना उसका काम रहता है। अभी ऑफ लेट हमने प्रयोग किए हैं जिसमें हमने प्लेन क्लॉथ में अपने ऑब्जर्वर रखे हैं, क्योंकि हमने ये महसूस किया कि अपराधी जैसे ही यूनिफॉर्म में हमारे व्यक्ति को देखता है वो उस जगह को अवॉइड कर लेता है या बच जाता है, और उसके कारण से वो हमारी नजर में नहीं आ पाता है। तो हमने जो है अभी जो नई व्यवस्था चालू की है उसके तहत हमने प्लेन क्लॉथ में भी ऑब्जर्वर रखे हैं, जिससे कि वो ऑब्जर्वर जो है वो ना तो किसी को टोकते हैं ना किसी से कुछ पूछते हैं। उनका सिर्फ यही काम है कि वो ऑब्जर्व करके जो जानकारी है उसको कैप्चर करके उसी GRP हेल्प ऐप के माध्यम से वो हमारे रिस्पांस मॉनिटरिंग सेंटर पे भेजते हैं, और वास्तविक कार्रवाई जो करते हैं वो QIRT टीम करती है। और तो जी इसमें जो आप बता रहे थे कि ये जो आपके स्क्वाड में जो कुछ लोग बाकायदा ये ट्रेन में घूमते हैं, कितने मध्य प्रदेश में से कितने जवान होंगे जो वाकई में लगातार ट्रेनों में घूमते हैं? बेसिकली यदि कहा जाए तो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। हम इसमें बहुत सारे जो है रक्षा समिति के सदस्यों को यूज़ कर रहे हैं, जिनकी एक बड़ी संख्या है, लगभग 8000 के लगभग रक्षा समिति के सदस्य हैं, जिनके हम आँखों को और उनके जो है ना मस्तिष्क को और उनकी सूचनाओं को जो है ना हम वो करते हैं। दोनों का मिला जुला के, क्योंकि बल एक ऐसी समस्या है जिसकी संख्या बहुत कम है। अभी माननीय गृह मंत्री जी से इस बारे में चर्चा हो रही थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कितने बल की ज़रूरत है, तो मैंने कहा इमीडिएटली 10,000 आदमी चाहिए और 2,000 तो आपको अभी तत्काल ही दे देना चाहिए। और हमने उनसे ये भी अपेक्षा की थी कि साहब अपराध रोकना, पुलिसिंग करना ये राज्य सरकार की मूल जिम्मेवारी का अंग बनता है। तो राज्य सरकार को अब ऊपर उठना चाहिए, रेलवे बोर्ड की तरफ देखना बंद करना चाहिए, और हमें जो आवश्यक संसाधन चाहिए वो हम खुद पैदा करें, और रेलवे बोर्ड से जो भी चाहिए वो हम ग्रांट के रूप में या किसी दूसरे रूप में लें, लेकिन मैन पावर के लिए हम उस तरफ देखना बंद करें और हम एक अच्छी और सशक्त जो है व्यवस्था ट्रेन में दें। हमने ये बात भी कहा था कि जो शासकीय रेल पुलिस है ये इसकी विजिबिलिटी बहुत हाई होती है। इसमें जो है ट्रेन में भारत के हर कोने का यात्री ट्रैवल करता है। यदि मध्य प्रदेश की जो है शासकीय रेल पुलिस अच्छा काम करती है तो उसकी विजिबिलिटी जो है ना बहुत हाई होगी, उसका अप्रिसिएशन बहुत हाई होगा। तो जो शासकीय रेल पुलिस है वो एक ब्रांड एम्बेसडर का काम कर सकती है पूरी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अच्छा गुप्ता जी, एक बार बताइए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, थोड़ा सा मुझे कहने दीजिए। जो शासकीय रेल पुलिस है वो ब्रांड एम्बेसडर का काम करती है। आजकल हर चीज़ में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का जो है ना रवैया आ गया है, रिवाज आ गया है। तो इस समय आ गया है कि राज्य सरकार शासकीय रेल पुलिस को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करे और उसको वो संसाधन दे जिससे कि जो है उसकी जो कार्रवाई है वो डिस्टिंक्टली दिखाई दे, जो पैसेंजर्स हैं उनको वो राहत मिले और ज़मीनी कार्रवाई बहुत अच्छे ढंग से हो। गुप्ता जी, ये रेलवे पुलिस कब हाईलाइट हुई है मैं बताना चाहूँगा आपको। मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री के साथ लूट हो जाती है रेल के अंदर, तो वाकई जब मध्य प्रदेश का मंत्री सुरक्षित नहीं रेल में तो आम जनता का क्या हाल होगा? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। पिछले लगभग 4-5 सालों से लगातार जो है मध्य प्रदेश GRP बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी आपने सुना होगा कि एक महिला जो ट्रैवल कर रही थी उसे
करौंद नामक रेलवे स्टेशन पे बदमाशों ने बाहर फेंक दिया था। पूरा ब्लाइंड केस था। मध्य प्रदेश पुलिस ने जो है उस टीम को पकड़ा जो अपराध, उसमें 3 जो है रेल के कर्मी भी थे, 2 पुराने मतलब रिटायर्ड कर्मी थे, एक वर्किंग कर्मी भी था। इसको 5 + 3 8 जो है ना पूरे अपराधियों को उसमें गिरफ्तार किया गया। और एक ब्लाइंड केस होने के बावजूद ही न केवल उसको निकाला बल्कि उससे लगभग 40 अन्य अपराधों को भी बरामद किया। तो वो इस बात को दर्शाता है कि शासकीय रेल पुलिस मध्य प्रदेश की जो व्यावसायिक क्षमताएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क आया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस आप केस की बात कर रहे हैं जिसमें कि माननीय वित्त मंत्री जी के साथ वारदात हुई है, उस केस को भी पकड़ा गया है। इस समय जो है शासकीय रेल पुलिस के जितने भी चीफ हैं वो एक फोरम पे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़े हुए हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक जो है सेठ जो कि फरीदाबाद का रहने वाला है, उसने भोपाल से भोपाल एक्सप्रेस को पकड़ा। उसके झांसी के पास उसके साथ वारदात हो जाती है। वो पहुंच जाता है निजामुद्दीन में उसका केस रजिस्टर होता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि मसरूका रहती है 1 करोड़ की, उसमें जो है डायमंड की ज्वेलरी रहती है। केस रजिस्टर होके विवेचना के लिए झांसी आता है। एडिशनल डीजी उत्तर प्रदेश हमसे भी बात करते हैं, यहाँ से हम बहुत सारा टेक्निकल डाटा उनको वहाँ भिजवाते हैं। तब तक किस्मत से जो चोर है वो बेचने के लिए करोल बाग में पहुँचता है। तो चूँकि वो बड़ी महंगी ज्वेलरी थी, तो जिस ज्वेलर्स के वहाँ जाता है वो कहता है साहब इसको ख़रीदने की मेरी औकात नहीं है, मैं बगड़ के बड़े शोरूम में जाता हूँ और फिर वहाँ देखता हूँ। तो किस्मत से वो उस शोरूम में पहुंचता है जहां से कि वो ज्वेलरी खरीदी गई थी और उस व्यक्ति वो ज्वेलरी को पहचान जाता है। तो वो सेठ को फ़ोन करता है, क्योंकि इतनी बड़ी सी ज्वेलरी हर कोई तो खरीदता नहीं है, तो फ़ोन करता है कि साहब जो है इस तरीके की आपने जो अपनी ज्वेलरी बेचने के लिए भेजी है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब मेरी तो ज्वेलरी चोरी चली गई है। जैसे जब तक पीछे रिएक्ट करते हैं तब तो चोरों को कुछ आइडिया हो जाता तो वहाँ से भाग लेते हैं, लेकिन हमको वहाँ के CCTV फुटेज से चोर के और बाकी लोगों के डिटेल्स मालूम पड़ जाते हैं। मालूम पड़ जाता है कि ये हरियाणा की गैंग है। IG हरियाणा अपनी टीम लगाते हैं, उनको पकड़वाते हैं और फाइनली पंजाब में जो उसका मुख्य जो है गैंग लीडर था भाटिया करके, हैप्पी भाटिया, उसको जो है वो अमृतसर से पकड़ा जाता है। तो जो एक कोऑर्डिनेशन की पराकाष्ठा है कि यूपी में वारदात हो रही है, दिल्ली में रजिस्टर हो रही है, यूपी में फाइनली रजिस्टर हो रही है, मध्य प्रदेश की पुलिस सहायता कर रही है, यूपी की पुलिस कार्रवाई कर रही है, दिल्ली की पुलिस कार्रवाई कर रही है, हरियाणा की पुलिस कार्रवाई कर रही है और पंजाब की पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये अपने आप में एक बड़ा अनूठा एग्जाम्पल है जिसमें सभी अपराधी और पूरा 1 करोड़ का माल बरामद होता है। तो निश्चित तौर पर जो है इस समय शासकीय रेल पुलिस एक बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अभावों में काम कर रही है। उसे जो तकनीकी सपोर्ट मिलना चाहिए, उसे जो है ना सपोर्ट मिलना चाहिए, वो बिल्कुल नदारद है। अभी अपन ने जो आप बात कर रहे हैं कि ट्रेन में कैसे वारदात को रिपोर्ट करें, तो एक इतना पावरफुल हमने जो है ये GRP हेल्प ऐप किया है जिसको अपन कह रहे हैं कि ये सशक्तिकरण है। इसके लिए हमने पूरे इंडिया के सभी GMs को, सभी GRM को, रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिखी है कि साहब इसके स्टिकर्स बना के, बोर्ड लगा के, पोस्टर्स लगा के इसका अवेयरनेस जनरेट किया जाए। लेकिन इतने हाईएस्ट लेवल पे जो है संपर्क होने के बाद जमीन पे देखे तो कहीं पे कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। लोगों में अवेयरनेस नहीं इस बात की। नहीं, मतलब ये रेलवे बोर्ड को अब तक कर देना चाहिए था। 4 महीने हो गए हैं। यदि आम नागरिक से जुड़े हुए मुद्दे पर यदि रेलवे बोर्ड इतना उदासीन है तो ये निश्चित तौर पर चिंता की बात है कि क्या जो है वो वास्तविकता में लिप सर्विस कर रहे हैं या पैसेंजर सिक्योरिटी के बारे में वो रियली मतलब सीरियस है। ऐसे ही बहुत सारी तकनीकी चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर हम अपराधी तक पहुंच सकते हैं। हमने उनको वो तकनीकी चीज़ों के लिए भी कहा है। मैं अपेक्षा करता हूं कि रेलवे बोर्ड उसमें सहयोग देगा, जिससे कि हम क्वालिटेटिव काम करके उन अपराधियों तक पहुंच सकेंगे जिनके लिए पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रेलवे का अपराध बहुत ही क्लिष्ट अपराध है। अज्यूम करिए कि आप दिल्ली से चढ़े हैं और आपकी जो है दिल्ली से चढ़ते ही वारदात हो जाती है, या आपकी आगरा या मथुरा आगरा में वारदात हो जाती है। आपकी नींद खुलती है, उस समय तक आप ग्वालियर या बीना पहुंचते हैं। आप जब तक रिपोर्ट करने की स्थिति में आते तब तक आप भोपाल पहुंच जाते हैं। तो आपका जो है ना भोपाल में केस रजिस्टर हुआ। यदि बीना में आपकी नींद खुली तो बीना में जो है ना जाएगा वो विवेचना के लिए। अपराधी जो है वो कभी यूपी से बियॉन्ड यहाँ आए ही नहीं हैं, या तो उन्होंने दिल्ली में ही वारदात कर दी या अधिक से अधिक जो है ना यूपी तक वारदात कर दी। तो यूपी के ऐसे बदमाश
या दिल्ली के ऐसे बदमाश जो कभी भी मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश नहीं किए हैं, इनको पकड़ने के लिए एक बहुत ही समर्थ पुलिस की आवश्यकता है। क्या हम वो समर्थ पुलिस पैदा कर रहे हैं? क्या हम वो पुलिस में वो सामर्थ्य पैदा कर रहे हैं कि हम ऐसी गैंगों को पकड़ सकें? अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि चूँकि ये बड़ा लाभ का सौदा है, आदमी जो जा रहा है, चाहे वो सोना वोना बहुत सारी चीज़ें लेके जाता है शादी वगैरह में, एक छोटी सी वारदात में आजकल 1 लाख 2 लाख 5 लाख का तो जो है ना मिनिमम जो है ना चोरी हो रही है। तो इसमें अब तक रेलवे में जो हम अपराध पंजीयन करते थे वो धारा 379 में करते थे, और जब हमने ये देखा कि 379 में तो जिन बड़ी बड़ी गैंग को हम पकड़ के अपनी बहुत पीठ थपथपाते हैं, उन गैंग्स का जो है कंपाउंडिंग मतलब समझौता, वो जो है ना 70% केसेस में समझौता हो रहा है। उसमें देखा गया कि जो अपराधी के वकील हैं वो फरियादी से संपर्क करते हैं, कहते हैं भाई आपकी जितनी संपत्ति गई उससे दूनी हमसे ले लीजिए, हमसे समझौता कर लीजिए। फरियादी को भी लगता है कि ये तो अच्छे फ़ायदे का सौदा है, वो कर लेता है, लेकिन उससे जो है ना पूरी जो है ना जुडिशियल प्रक्रिया की डिफीट हो जाती है। जब हमने इसको बड़ी बारीकी से समझा तो मैंने कहा कि नहीं साहब, इसमें तो हम 379 का अपराध क्यों कर रहे हैं, तो 380 का अपराध बनता है। 380 का अपराध जो है, यदि कोई भी अपराध डॉयलिंग में, टेंट में या वेसल में हो तो वो जो है ना 380 के परिधि में आता है। ट्रेन निश्चित तौर पे वेसल है, और जो प्लेटफॉर्म है वो निश्चित तौर पे टेंट से तो बेहतर डॉलिंग प्लेस है। तो जब टेंट में घटित अपराध 380 की परिभाषा में आता है तो कोई कारण नहीं है कि प्लेटफॉर्म पे घटित अपराध जो है ना 380 की अपराध। और अभी एक अच्छी बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो है ना इसको सपोर्ट कर दिया है। एक डिसीजन अभी आया है जिसमें उन्होंने यही बात कही है कि ट्रेन में घटित जितने भी अपराध हैं, प्लेटफॉर्म पर घटित जितने भी अपराध हैं, वो 380 की परिधि में आते हैं। तो 380 का जो सबसे बड़ा उससे फ़ायदा ये निकला है कि जो 379 में एक तो कंपाउंडेबल है, एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी, दूसरी उसमें 3 साल की सज़ा थी। 380 नॉन कंपाउंडेबल है और 7 साल की सज़ा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा गुणात्मक जो है ना उससे फ़ायदा मिला है। सिर्फ एक छोटे से इंटरप्रिटेशन से इतना बड़ा लाभ मिल गया है। अब मैं इसके पहले कि समय खत्म हो कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ आम पब्लिक को। इसमें गुप्ता जी मेरा सवाल था आपसे, मैं कुछ सवाल आपसे जानना चाहूँगा। जो बातें बोली कि सबसे ज़्यादा अपराध रेल में कौन कौन से होते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो चाहे रेल के अंदर हो, जो पुलिस की जो चीज़ें सामने आती है आप लोगों के, तो सबसे ज़्यादा किस तरह के अपराध हो रहे हैं ये जानना चाहूँगा। मोटे तौर पे जो अपराध होते हैं वो चोरी के होते हैं। कभी कभार जो है ना वो लूट में भी हो जाते हैं, जैसे कि माननीय वित्त मंत्री जी के साथ हुआ था, लेकिन जो लूट की बातें हैं ये बहुत कम होती हैं। सामान्यतः जो है चोरी के अपराध होते हैं। फिर छेड़खानी या इस तरीके के भी अपराध आजकल सुनने में कई आ जाते हैं। ट्रेन में शराब पीने के भी कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें ये भी पाया गया है कि ट्रेन के जो केयर टेकर हैं वही जो है ना साकी की भूमिका निभा रहे हैं। तो इस तरीके से सामान्य तौर पर जो मुख्य कहा जाए तो वो माल संबंधी अपराध होते हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा चोरी के अपराध होते हैं। दूसरा ये जो ब्लैक मनी भी सबसे ज़्यादा रेलवे के मार्फत जाती है, जो लोग कैरी करते हैं, क्योंकि हवाई जहाज़ों में तो उसका एक कैपेसिटी एक अलाउड रहती है कि उससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता, पर जो हमने देखा है जो हवाला का पैसा जिसे कहते हैं वो काफ़ी मात्रा में जाता है। वो भी कई बार उनके साथ भी लूट हो चुकी है, उनको लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं कि पैसा लेके जा रहा है। कहीं पुलिस भी कई बार तलाश लेती तो सामने आता कितना पैसा लेके कहाँ जा रहा था। ये बात सही है। ये ट्रेन के उसमें जो है अभी करोड़ों के जो है ना केसेस पकड़े गए हैं। अभी गुवाहाटी में पकड़ा गया था, गहने भी लोगों के पास पकड़े गए हैं, और वो जो जिनके पास से पकड़े गए हैं वो फिर उसको डिसऑन भी करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो आप ठीक कर रहे हैं। आने वाले समय में जिस तरह तरक्की हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, ट्रेनें नई नई रोज आ रही हैं, सरकार हर साल कुछ नई ट्रेनों का योगदान देती है, पूरे देश भर में ट्रेनें चलती हैं। आने वाले समय में कौन कौन से चैलेंज रहेंगे आपके पास, किस किस तरह के अपराध आपको लगते हैं कि आगे भविष्य में उस अपराध होने की भी संभावना दिखती है आपको? उसके पहले जो है पहले समय ख़त्म हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाईपास करके मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने आम जनता के लिए ना केवल जो है ना जीआरपी हेल्प ऐप की व्यवस्था की है, जिसमें कि वो अपनी कोई भी इमरजेंसी हेल्प ले सकता है, वो क्राइम के बारे में बता सकता है, वो सस्पिशियस पर्सन के बारे में बता सकता है, वो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकता है, वो अनऑथराइज्ड पैसेंजर्स के बारे में बता सकता है, फीडबैक के बारे में बता सकता है, फीडबैक दे सकता है, अच्छी फीडबैक दे सकता है, नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, और उसको इन सभी मुद्दों पे क्वालिटी जो है एश्योर्ड जो है ना रिस्पॉन्स मिलेगा, और उसकी जो है ना मॉनिटरिंग हमारे द्वारा की जाती है।
हमने ये महसूस किया कि कई केसेस में लोगों के पास मोबाइल नहीं होता है, ऐसे भी बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं, उनको भी हमको हमारी इसी दर्जे की मदद मिले, इसके लिए GRP हेल्पलाइन लॉन्च की गई है जिसका नंबर है 1512। तो मैं आपके माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचाना चाहूँगा कि जो मोबाइल ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं तो वो सबसे पावरफुल है, लेकिन यदि वो नहीं है तो आप 1512 जो है ना डायल करके आप फ़ोन करेंगे तो जिस स्टेट के जो है में आप ट्रैवल कर रहे हैं उस स्टेट के GRP सेंटर में आपका कॉल पहुंचेगा। यदि आप मध्य प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं तो आपका कॉल जो है वो भोपाल रिस्पांस मॉनिटरिंग सेंटर में पहुंचेगा। लेकिन यदि आप भोपाल से बात करते करते आगे निकल जाते हैं और तो आपकी स्टेट बदल जाएगी, और यदि आप उस समय 1512 डायल करेंगे तो आप यदि महाराष्ट्र तरफ जा रहे हैं तो वो मुंबई में लैंड कर जाएगा, यदि आप यूपी में जा रहे हैं तो वो लखनऊ में लैंड कर जाएगा, यदि आप राजस्थान में जा रहे हैं तो वो जयपुर में लैंड करेगा। तो इसके लिए व्यवस्था ये की गई है कि यदि इसके बावजूद भी आप मध्य प्रदेश GRP से बात करना चाहते हैं तो आप उसमें STD कोड आगे लगाइए। जैसे भोपाल का STD कोड है 0755, तो 0755 1512 यदि आप डायल करेंगे तो आप हम तक पहुंच सकते हैं। हमने तीसरी व्यवस्था भी की है व्हाट्सएप की। हमने एक नंबर डेडिकेट किया हुआ है जिसका नंबर है 7049150010। आई रिपीट 7049150010। इस आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से हमने एक फेसबुक अकाउंट भी लॉन्च किया है जिसका नाम है GRP मध्य प्रदेश। तो GRP मध्य प्रदेश के माध्यम से भी बात अपने आप पहुंचा सकते हैं। इन चारों माध्यम से आप जो भी बात पहुंचाएंगे वो रिस्पांस मॉनिटरिंग सेंटर में हमने एक रिस्पांस मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है, और हम चारों केसेस में एक जैसी जो है ना मॉनिटरिंग करके वही क्वालिटी हेल्प आपको मिलेगी, वही QIRT जाएगी, वही जो है ना आपको मौके पर रिलीफ देगी, और उसने रिलीफ की क्या क्वालिटी की है हम उसका फॉलोअप करते हैं। अब हम आपके क्वेश्चंस पे आते हैं जो आपने कहा है कि आने वाले समय के क्या चैलेंज हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि रेलवे ने तकनीकी ढंग से बहुत ज़्यादा प्रगति की है। अनफॉर्चुनेटली उस तकनीकी प्रगति को सुरक्षा के हित में कैसे दोहन किया जाए वो उसका दोहन नहीं किया गया है। तो ये समय आ गया है कि एक इसकी संयुक्त समिति बने, उन सब बंदों को जहाँ जहाँ हम तकनीकी दोहन करके अपराधियों तक पहुँच सकते हैं उस पर हम पहुँचे। अभी हमने छोटी सी कुछ मदद मांगी है कि हमारे पास अपराधियों के मूवमेंट है, हम जो है उसको ट्रेन से मैप करना चाहते हैं। रेलवे ने हमको एश्योर किया है कि वो जल्दी इसमें हमारी मदद करेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि उस मदद के आने के बाद मध्य प्रदेश GRP हजारों की संख्या में अपराध डिटेक्ट करने की स्थिति में रहेगा। गुप्ता जी, जो पुलिसिंग होती है आज साधन पुलिस के पास काफ़ी हैं बनिस्बत GRP के। आज शहरों के अंदर RWD सिस्टम आ गया है कि कोई नियम कानून तोड़ता है, ट्रैफिक वाले उसे घर से चालान भेज देते हैं, पर आज भी कहीं भी CCTV नहीं दिखते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे भय व्याप्त हो। जैसे आज हम चौराहे पर जाते हैं तो ट्रैफिक का नियम जब तोड़ते, जब घर पे चालान आता है कि हमारा भय व्याप्त रहता है कि यार हम इसको सिग्नल को तोड़ेंगे तो हमारे घर पे ये चालान आ जाएगा। पर रेलवे जहाँ पे इतना लोगों का आना जाना है आज भी वो सिस्टम वहाँ पे लागू नहीं किया गया। आपने बहुत ही अच्छी बात कही, एंड आपकी इस बात से सहमत होते हुए मैं आपको बताऊंगा कि 2012 में हमने सभी GMs को, सभी DRMs को जो जिनका कि मध्य प्रदेश क्षेत्र से संबंध था उनको चिट्ठी लिखी, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमने उनको 1 लाख से 5 लाख की सीमा की, अब तो 10 लाख कहेंगे उसको, 10 लाख की छोटी सी सीमा के हमने उनको प्रस्ताव भेजे, और उसमें सभी हमने फिक्स फोकस कैमरे रखे। फिक्स फोकस कैमरा बहुत सस्ता आता है, जिसकी अच्छा वाला कैमरा भी 4-4.5 हज़ार का आ जाता है। तो यदि हम छोटी जगह है वहाँ पे यदि हम 16 कैमरे भी लगा देते हैं तो काफ़ी कवरेज उसमें हो जाएगा। उससे बड़ी जगह पे हम 32 लगा सकते हैं, उससे बड़ी जगह पे हम 64 लगा सकते हैं। तो हम 10 लाख की सीमा में बहुत अच्छे जो है ना कार्रवाई कर सकते थे। मेरे ख्याल से रेलवे के पास इतने संसाधन थे, लेकिन ये सिर्फ सुरक्षा के प्रति कहीं ना कहीं अरुचि और जो संवेदना है वो नहीं है। अन्यथा व्यक्तिगत रूप पे इतने प्रयास करने के बावजूद, रेलवे बोर्ड में लिखने के बावजूद जो है वो व्यवस्था नहीं की गई है। आज जो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम इटारसी या भोपाल में लाया गया है वो 2-2 करोड़ के सिस्टम हैं। उस 2-2 करोड़ में ही जो है पूरे मध्य प्रदेश में उस तरीके के कैमरे लग सकते थे। आज हम PTZ कैमरे को लगा के कहाँ जाएंगे? PTZ कैमरे को चलाने के लिए आदमी तो है नहीं,
तो हमें इसमें फिक्स फोकस कैमरे लगा के ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाना चाहिए। और जो आपने कहा है कि एक हमें भय पैदा करना चाहिए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमने अपने रिस्पांस मॉनिटरिंग सेंटर में बहुत सारे जो है ना सब डेस्क क्रिएट किए हैं। उसमें एक डेस्क है सीसीटीवी डेस्क। वो सीसीटीवी डेस्क जो है ना इनकी जो फीड है उसको ले रहा है। जो फीड हम इनसे 91 का रिक्विजिशन प्राप्त करते हैं वो फीड भी वहाँ पहुँचती है। जो हमारे लोग जो है ना राउंड द क्लॉक वीडियोग्राफी कर रहे हैं वो भी उनके पास पहुँचती है। और उस फीड को वो एनालाइज करके उससे संदेहियों को पहचानते हैं और उनको जो हमारे पास आपराधिक रिकॉर्ड है हम उससे जोड़ते हैं। यही कारण है कि विगत दिनों में हमने करीबन 1000 से ज़्यादा अपराधी जो है ना इसके पकड़े हैं। और 300 अपराधी अभी हमारे पॉकेट में हैं जिन्होंने हमने पहचाना हुआ है। सिर्फ बल की कमी के कारण हमारी टीमें वहाँ नहीं जा पा रही हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि हम बहुत जल्दी जो है ना अपनी टीमें विभिन्न प्रदेशों में भेजेंगे और वहाँ के अपराधियों को हम पकड़ने में सफल होंगे। गुप्ता जी, मेरा आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे। आपके लिए कहा जाता है पुलिसिंग में कि कई चैलेंजिंग काम गुप्ता जी ने करे हैं, जिसके पीछे लगे हैं उसका रिजल्ट दिया है। वर्तमान में रेल एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। जिस तरह 2012 में आपने पत्र लिखे थे और 2015 चल रहा है, तो पता नहीं मध्य प्रदेश में रेलवे के अच्छे दिन कब आएंगे। पर चैलेंज, और आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपके पास संसाधन नहीं है, बल नहीं है, प्लस जो रेलवे को सहयोग करना चाहिए वो रेलवे भी सहयोग नहीं कर पा रही है। उसके बाद भी बेहतर रिजल्ट आने वाले समय में कैसे देंगे आप? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो हमने स्टेट रिस्पांस मॉनिटरिंग सेंटर रखा है उसकी कैपेबिलिटी जो है ना दिन प्रतिदिन जो है ना बढ़ रही है। आज हमारी जो यहाँ बजट है इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो है ना तकनीकी एक्सीलेंस बढ़ाने का प्रयास था। आज हमारी जो स्थिति है आज से एक सप्ताह बाद की स्थिति इससे भिन्न होगी। तो हमने इसके लिए एक स्लोगन रखा हुआ है कि ना हारेंगे ना मानेंगे। बहुत सही। सभी जो है व्यवधाओं, सभी कंस्ट्रेंट्स के बावजूद भी मध्य प्रदेश जीआरपी आगे बढ़ेगी, अपराधियों को पकड़ेगी, जनता को जो है सुनिश्चित जो है ना मदद प्रदान करेगी और उसका निश्चित तौर पे जो है ना असर आने वाले अपराधों पे पड़ेगा। आप ये मान के चलिए कि विदिन 15 दिन के अंदर मध्य प्रदेश कम से कम 25 जो है ना गैंग को पकड़ेगी, जिनसे करीबन जो है ना 100 के लगभग अपराध बरामद करेगी। ये हमको विश्वास है, आज पहले से ही विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आपने जो है हमसे विशेष चर्चा की इस पूरे कार्यक्रम में। समय हमें और ज़्यादा देता, और ये थे हमारे साथ स्पेशल डीजी रेल मिथिल चरण गुप्ता जी, जिन्होंने हमसे विशेष चर्चा की। आपका बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। मैं आपके चैनल का आभारी हूं कि उसने हमारी बात आम जनता तक पहुंचाने में हमारी मदद की और मुझे विश्वास है कि इससे जनता को लाभ मिलेगा। मैं जनता से एक बार पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया अपने आप को कमज़ोर महसूस मत करें। अपने आप को किसी अपराध का शिकार होने के पहले जो हमने आपको संसाधन दिए हैं उनका उपयोग करते हुए जो संदिग्ध व्यक्ति आपके आसपास दिखता है उसको कृपया हम तक पहुँचाएँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते तक वो उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम वहां पर होगी। मेरा महिला और विशेष तौर पर जो है महिलाओं से अनुरोध है, बहनों से अनुरोध है कि कई बार आप ऐसा महसूस करते हैं कि जिस स्थिति में आप हैं वहाँ पर आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आपको कोई घूर के देख रहा है, आपको ये आशंका बनी हुई है कि कोई आप पे आक्रमण कर देगा, कोई आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकता है। ऐसी स्थिति में वो किसी आक्रमण का इंतज़ार ना करें, जानकारी हम तक पहुँचाएँ। जब हमारी पुलिस वहाँ पहुँच के उससे पूछताछ करेगी तो यदि उसके कोई गलत मंसूबे भी होंगे तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी और उसमें कोई वैधानिक स्थिति यदि बनती है तो पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। तो मैं चाहूँगा कि आपकी पुलिस है, हम जो है हमारा संकल्प आपकी सुरक्षित यात्रा। हमारा जो है आपसे अनुरोध है कि आप जागरूक बने, आप जो है ना अपनी सुरक्षा को मजबूत करें। बी स्मार्ट, बी सेफ। ताज़ा खबरों लगातार देखते रहिए हैथवे BTV न्यूज़।